नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के दौरे पर हैं। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसी बीच डेरा सिद्ध बाबा गरीब मठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि हर एक पवित्र स्थल जो सनातन धर्म की विरासत के साथ जुड़ा हुआ है, विरासत के प्रति सम्मान का ही भाव है। क्या आज आप उत्तर प्रदेश के काशी में जाएंगे तो काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम आपको देखने को मिलेगा। पहले काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ एकत्र नहीं हो पाते थे, बहुत संकरी गली थी। और आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ वहां इकट्ठा हो सकता है। ये भव्य रूप आज वहां देखने को मिल रहा है। अयोध्या में आप आके देखेंगे, एक नई अयोध्या का दर्शन हो रहा है, भव्य और दिव्य अयोध्या। भगवान राम 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो गए हैं। आप प्रयागराज में जाएंगे, प्रयागराज एक बार फिर से नए स्वरूप में सज रहा है। 2019 का भव्य और दिव्य कुंभ तो आपने देखा होगा, और 2025 का महाकुंभ उससे भी विराट होगा, उससे भी भव्य और दिव्य होगा। ऐसे ही हर एक उस पवित्र स्थल को जो हम सबकी सनातन धर्म की विरासत से जुड़ा हुआ है, अवतारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, सिद्धों संतों की परंपरा से जुड़ा हुआ है, ये डबल इंजन की सरकार उसका संरक्षण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि विरासत का संरक्षण करके ही हम उज्जवल भविष्य की कामना को सार्थक कर पाएंगे। और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, तो विरासत और विकास, विरासत और विकास का अद्भुत संगम भारत को दुनिया के सामने सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। देश भर में जहां दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, इस दिन प्रदोष काल और स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ज्योतिषाचार्य पंडित शिप्रा सचदेव से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। जहां कल धनतेरस है और उसके बाद दीपावली है, हर कोई मां लक्ष्मी की और धन्वंतरी जी की पूजा करता है। और ऐसे में किस तरह से इसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित शिप्रा सचदेव हैं, हम उनसे बात करेंगे। जनता टीवी में आपका स्वागत है। ये बताइए, इस बार धनतेरस पे किस तरह से खरीदारी करनी चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जो निगेटिव होती, लोगों को नहीं मालूम, जिससे उनका नुकसान होता है, क्या? दीपावली जो धनतेरस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो हम खरीदारी करते हैं ये हमें पूरे साल बरकत देती है। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले तो स्टील और कांच के आइटम एकदम भी नहीं खरीदने चाहिए। आजकल फैशन में लोग जनरली ये खरीदते हैं क्योंकि यह शनि प्रदान होता है और इससे नुकसान होता है और राहु प्रदान होता है। हमें खरीदारी में सच्चा सामान खरीदना चाहिए। सच्चा सामान हो गया यानी कि कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, सोने या चांदी के बर्तन। तो जो भी खरीदे सोना चांदी और सच्चे बर्तन खरीदिए या सच्चा सामान खरीदिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर में लेके आना है, आप लेके आइए, परंतु साथ में कुछ सोना चांदी पीतल या धातु रत्न जरूर लेके आइए। दूसरा, इस बार जो शुभ संयोग बन रहा है पूजा का, वह प्रदोष काल में बन रहा है। तो शाम को 5:30 बजे से यह संयोग शुरू हो रहा है और रात को 8:30 बजे के आसपास तक रहेगा। और दिन में भी एक अभिजीत मुहूर्त आ रहा है जो कि 11:58 से स्टार्ट होगा और 12:45 तक रहेगा। इस समय भी आप खरीदारी कर सकते हैं। दीपावली भी है धनतेरस के बाद, तो इस बार क्या खास है दीपावली पे, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है और क्या शुभ मुहूर्त उसको? दीपावली पे जो सबसे जरूरी सामान होता है वो हमें 5 चीजें जरूर लानी चाहिए। एक धनिया जरूर लेके आना चाहिए, साबुत धनिया। हल्दी की गांठ लेके आना चाहिए। इसके अलावा कौड़ियां लानी चाहिए, 5 कौड़ियां और 5 गोमती चक्र, और 2 सुपारी जरूर लेके आना चाहिए। और इसे जो है एक लाल कपड़े में
रख के माता रानी के आगे रख देना चाहिए। और जब दीपावली की आप पूजा कर लेंगे तो उसके बाद जो है इसे गोवर्धन पूजा के दिन अपने लॉकर में या जहाँ पे कि आप सामान रखते हैं, व्यापार का धन रखते हैं, वहां पे रखना चाहिए। झाड़ू अवश्य इस दिन खरीद के लाना चाहिए इससे, और पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इससे जो है माता लक्ष्मी और कुबेर जी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त। दिवाली की जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो चर लग्न, यानी कि आप दुकान या व्यापारी गण जो है वो दोपहर को 3:30 बजे से 5:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद घर की पूजा का समय 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक है। फिर दोबारा चर लग्न, यानी कि घर आप जो व्यापारी गण है वो दोबारा जो है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। और उसके बाद काल रात्रि की पूजा का समय रात को 9:30 बजे से शुरू होके मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये पंडित शिवप्रसाद जिन्होंने बताया कि किस तरह से धनतेरस पे हमें पूजा अर्चना करनी, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, और साथ ही दीपावली पर क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। और खास तौर से झाड़ू जरूर घर पे लाएं और अपनी मुहूर्त के समय से पूजा करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। लखनऊ के लोक निर्माण विभाग में वित्तीय स्वीकृति जारी करने में विलंब किया जा रहा है, जिस पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम को पत्र भी लिखा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। लोक निर्माण विभाग में स्वीकृतियां जारी नहीं करने पर डिप्लोमा इंजीनियर संघ में आक्रोश है और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष हैं एनडी द्विवेदी, उनसे बात करेंगे। क्या कारण है आप लोगों ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को? अभी तक स्वीकृतियां नहीं जारी हो पाई नवीन कार्यों की, इस वजह से हम लोगों ने पत्र लिखा है संघ की तरफ से। और 2 पत्र हम लिख चुके। 15 तारीख को प्रमुख जनता विकास एवं विभागाध्यक्ष से पत्र के माध्यम से मुलाकात करके बात भी हुई थी और उनको सारी परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया था कि चूंकि विलम्ब हो रहा है और विलम्ब से स्वीकृतियां जारी होने पर हम टाइम पे काम नहीं करा पाएंगे और फिर बाद में गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो पाएगा और बजट सरेंडर होने की स्थिति आएगी तो विभाग की छवि धूमिल होगी। तो उचित होगा कि ससमय स्वीकृतियां जारी कर दी जाएं। अब 6 महीने का समय पूरा हो गया। उस समय विभागाध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वस्त किया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम सभी स्वीकृतियां जारी करा देंगे, लेकिन 1 हफ्ते बीत गया, अभी तक स्वीकृतियां जारी नहीं हुई और कुल मिलाकर के आधा वित्तीय वर्ष व्यतीत हो चुका है। अब आधा वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अब स्वीकृतियां अगर जारी होती हैं, मान लीजिए नवंबर के महीने में करते हैं, तो 2 महीने टेंडर, टीएस और बाकी प्रक्रियाओं में लगेगा। उसके बाद अनुबंध हमें मिलेगा, तब हम काम शुरू कर पाएंगे। अब 2 महीने बाद काम शुरू करेंगे तो कुल मिलाकर के 2-3 महीने का ही टाइम बचेगा, जिसमें 1 महीने भयंकर ठंडक होती है और जब 12 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ जाता है तो बिटुमिनस वर्क विशिष्टियों के अनुरूप किया जाना संभव नहीं होता है और अगर जबरदस्ती कराया जाता है तो सड़क उखड़ जाती है। ऐसी स्थिति में गुणवत्ता भी खराब होगी और धन का अपव्यय भी होगा। सरकार पैसा दे रही जनमानस के लिए, तो उसको ससमय स्वीकृत कर दिया जाना चाहिए, जिससे हम सही टाइम पे काम करा करके आवागमन की सुविधा दे सके। क्या कारण है? क्योंकि अभी पिछली बार भी जो है काफी भारी भरकम जो है बजट को सरेंडर करना पड़ा था और स्थितियां फिर इस बार ऐसी ही बन रही है। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि इतना विलम्ब हो जाता है, 6-6 महीने बीत जाते हैं और स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाती? निर्णय लेने में विलम्ब होता है, कहीं ना कहीं निर्णय लेने में देर होने की वजह से। चूंकि बजट तो पास हो जाता है मार्च में और सरकार बजट दे देती है, बता देती है इतना पैसा। विभाग को और शासन को निर्णय लेना होता है कि इसको हम कहाँ कहाँ इसको खर्च करना है और कैसे कैसे करना है। तो अगर सही टाइम पे दे दिया जाए तो बजट सरेंडर की स्थिति ना आए। चूंकि पिछले साल भी लेट हुआ था, उसके पहले साल भी लेट हुआ था, तो लेट होने की वजह से बजट सरेंडर की भी स्थिति आती है और काम भी पूरा नहीं हो पाता और जल्दबाजी में काम करने पर गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं सही टाइम पे विभाग को निर्णय लेकर के जारी कर देना चाहिए। जो काम 4 महीने बाद करना है 4 महीने पहले कर ले, तो उससे अगर इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ज्यादा ठंड बढ़ने लगती है, तो फिर जो है काम जो गुणवत्ता है वो खराब होने लगती है और कहीं ना कहीं इसकी फिर गाज है वो इंजीनियरों पर गिरने के जो है देखने को मिलते हैं, मामले सामने आते हैं। तो
इसको लेकर के अगर जल्द से जल्द नहीं स्वीकृतियां जारी होती हैं तो आप लोग आगे क्या स्टैंड लेंगे? आगे निश्चित रूप से हमने इनको अवगत करा दिया है कि अगर आप टाइम पे नहीं देंगे तो फिर हम सही टाइम पे काम नहीं करा पाएंगे और फिर बजट सरेंडर या जो भी स्थिति होगी उसके लिए अगर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी तो हम उसका प्रबल विरोध करेंगे। इसीलिए हम समय समय पर आगाह करते रहते हैं कि आप समय पे हमें सैंक्शन दे दीजिए जिससे हम टाइम पे काम कर लें। ये से बात करने के लिए जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष हैं एनडी द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि बार बार जो है हर बार ये स्थिति बन रही है कि स्वीकृतियां जो है वो काफी विलंब से जारी होती है, जिसके बाद जो है काम जो है वो सड़कों पे जो होना चाहिए गुणवत्तापूर्ण वो नहीं हो पाता है। और जब जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाता है तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ खामियां रह जाती हैं और बाद में इंजीनियरों को उसको जो है दोषी माना जाता है और उन पर कार्रवाई की जाती है। तो इस बार अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो उसका संघ जो है खुला विरोध करेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर जहां किन्नर अखाड़े ने विस्तार और किन्नर संत बनाने का ऐलान किया है, जिसको लेकर किन्नर महामंडलेश्वर स्वामी हिमांगी सखी प्रयागराज पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता ने महामंडलेश्वर हिमांगी सखी से खास बातचीत की। क्या कुछ खास बातचीत में वो सुनिए। जहां महाकुंभ करीब है और 3 तारीख को नगर प्रवेश जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करेगा, तो ऐसे में अगर बात करी जाए, किन्नर अखाड़े ने ऐलान किया था कि विस्तार करेगा और किन्नरों को संत बनाएगा। तो प्रयागराज पहुंची हैं हिमांगी सखी, जो कि निर्मोही अखाड़े से महामंडलेश्वर भी हैं, और साथ ही उन्होंने अर्धनारेश्वर धाम की भी स्थापना की है। और किस तरह से की है और वो प्रयागराज पहुंची है, महाकुंभ में क्या भूमिका होगी उनकी, हम उनसे बात करेंगे। आपका जनता टीवी में स्वागत है। आप प्रयागराज पहुंची हैं, यहाँ तक कि किन्नर अखाड़े ने ऐलान किया है कि 50,000 से ज्यादा किन्नर संत बनेंगे, विस्तार होगा, और आप भी प्रयागराज पहुंची है। और जो आपने अर्धनारेश्वर धाम बनाया, उसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जो किन्नर अखाड़ा ने कहा है कि विस्तार होना चाहिए, तो विस्तार भी होगा और विस्तार के साथ साथ एकता भी दिखेगी किन्नर अखाड़ा के, और खास करके अर्धनारेश्वरों की एकता दिखेगी। और हमने अर्धनारेश्वर धाम का गठन इसीलिए किया है कि सारे अर्धनारेश्वर अब एक हों, क्योंकि अर्धनारेश्वरों की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव ने अर्धनारेश्वर के रूप में ब्रह्मा जी को वो दर्शन दिए थे, और ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पे सबसे पहल उत्पत्ति जो की थी वो अर्धनारेश्वर किन्नरों की थी। मनुष्य तो बहुत बाद में आए थे। जिस तरह से ये ऐलान हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि सब एक साथ होंगे, एक मंच पे होंगे, अगर किन्नर अखाड़ा विस्तार कर रहा है, अगर आपको आमंत्रित कर रहा है, तो आप किन्नर अखाड़े में शामिल होंगे? जी, वो हमारा किन्नर समाज है। हम बेशक अलग अलग घरों में रहते हैं, अगर वो बुलाएंगे हम जाएंगे, हम बुलाएंगे तो वो भी आएंगे। और ये एकता इस 2025 के कुंभ में देखने मिलेगा, और अपनी हक की मांग हम इस कुंभ के अंदर जरूर करेंगे, क्योंकि कब तक एक अर्धनारेश्वर ये तकलीफें झेले। मान्यता है, क्या लगता है जिस तरह से कौशल्यानंद गिरी जी ने ये ऐलान किया विस्तार का, ये फैसले से आप कितनी सहमत हैं, कितने उनका सपोर्ट करती हैं, और साथ ही किस हक की बात अब आप कर रहे हैं जब आपका अखाड़ा है और सारी चीजें पेशवाई हो रही, किस चीज की बात? देखिए, पहले तो कौशल्यानंद गिरी ने जो कहा वो बहुत सराहनीय है कि हम इस वक्त जो है किन्नर अखाड़े के अंदर विस्तार करेंगे और 50,000 से ज्यादा किन्नरों को हम अभिषेक करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सनातन धर्म के अंदर सबको जोड़ना चाहिए। मगर जहां तक अभी जो आपने कहा कि जब मान्यता मिली है किन्नर अखाड़े को, या ये धर्म के राह पे चल रहे हैं और सरकार ने मान्यता दी है, तो मैं कहती हूँ आज भी किन्नर अखाड़ा स्वतंत्र है। तो आप मुझे बताएं, आज भी तो उनको किसी न किसी के साथ मिलके ही कार्य करना पड़ रहा है ना। तो चलो, मैं भी वो गलत नहीं मानती हूँ, मगर किन्नर जो है अर्धनारेश्वर है, उपदेवताओं में आते हैं, तो एटलीस्ट उनका मान सम्मान सबको करना चाहिए। और जहां तक मांग की बात है, किन्नर बोर्ड तो जरूर बना यूपी में, मगर अभी तक राज्यसभा, लोकसभा
विधानसभा के सीट में स्थान क्यों नहीं मिला? तो आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले किन्नर समाज अर्धनारीश्वरों को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी सबको तो बाद में मिलना चाहिए था। सबसे पहले आरक्षण तो उन्हें मिलना चाहिए था। मेरी सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, सरकार धर्म के पद पे चल रही है, मगर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर जो चीज छूटती है उसको बारंबार हम याद दिलाएं। अर्धनारेश्वर की बात आपकी धाम की करें तो अभी आपने कहा कटोगे तो बटोगे सीएम के, तो किस तरह से प्रभावित है? हम पूर्ण प्रभावित है, और ये 2025 में आपको देखने मिलेगा कि किन्नर समाज अभी बटा नहीं है। घर अलग अलग जरूर हुए हैं, मगर आज भी हम सब एक हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, मगर यहाँ किन्नर समाज 2025 के कुंभ में देखने मिलेगा कि कोई किन्नर, कोई अर्धनारीश्वर बटा हुआ नहीं है, सब एक है, धर्म के पद पे हैं, और धर्मो रक्षिते रक्षिताम। और ये अर्धनारीश्वर किन्नर इस 2025 के कुंभ में बताएगा कि धर्म की रक्षा हम सबको मिल के करनी है, एक हो के करनी है। हमारे साथ हिमांगी सखी महामंडलेश्वर, जिन्होंने कहा कि अगर किन्नर अखाड़ा उन्हें विस्तार में शामिल करेगा तो अर्धनारीश्वरों के साथ जुड़ेंगी, और इस बार महाकुंभ 2025 में अर्धनारीश्वर अपनी ताकत दिखाएगा और एक मंच पे होगा। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये अर्धनारीश्वर धाम का स्थापना की है कि सब एक मंच पर एक साथ हो, भले ही घर अलग हो मगर कल वे एक हो सकते हैं। फिलहाल अब ये आने वाले महाकुंभ में पता चलेगा कि हिमांगी सखी और किन्नर अखाड़े में विलय होता है, एक साथ होते हैं, या फिर दोनों के अलग अलग शिविर होते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। हापुड़ में इन दिनों सांप के खौफ से थाना बहादुरगढ़ के गांव सदरपुर के लोग काफी दहशत में हैं। आपको बता दें कि इस सांप की वजह से ग्रामीणों की दीपावली अधूरी होने पर मजबूर है। गांव के 30 से अधिक परिवार पलायन कर चुके हैं। वहीं सांप ने अभी तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस जानलेवा सांप को पकड़ने में वन विभाग के अधिकारी फेल नजर आ रहे हैं।